नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज पेडागोजी का जो सेक्शन करने वाले हैं वो है पार्टिसिपेशन। और पार्टिसिपेशन या डूइंग मैथड, पार्टिसिपेशन को कई बार आप डूइंग के रूप में देखते हैं, कई बार आप डूइंग के रूप में नहीं भी देख सकते हैं, पर कहीं ना कहीं वहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही होती है। तो पार्टिसिपेटरी मेथड को आप कहेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन। कैसा है? एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन को लेकर के हम एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, यानी कि हमारे अंदर वो जो क्लैरिटी है वो कम है कि ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है क्या। क्योंकि हम एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसे मानते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन का एक सेक्शन तो हो सकता है, बट होल एक्टिव पार्टिसिपेशन वो नहीं है। मतलब एट लीस्ट एजुकेशन में हम 3 डोमेन्स की बात करते हैं। कितने डोमेन्स की बात करते हैं? हम 3 डोमेन्स की बात करते हैं, और बिना इन 3 डोमेन्स के एजुकेशन को सोच पाना संभव नहीं है। कम से कम 3 डोमेन। एक हो गया हमारा व्यवहार, एक क्या हो गया हमारा व्यवहार, और दूसरा हो गया हमारा चिंतन यानी थॉट, और तीसरा हो गया हमारा भावना या भावनात्मक, या फिर इसी को कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं? संवेगात्मक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र हो गए। अब ऐसा हो सकता है कि मैं किसी चीज में व्यवहारिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं हूं। इट मीन्स मेरा जो पार्टिसिपेशन है प्रेजेंट सिचुएशन में, वो हो सकता है कि वो मेरे बिहेवियर में नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे अंदर किसी को लेकर के एम्पैथी है। तो क्या मेरे अंदर जो एम्पैथी है, एम्पैथी मतलब समानुभूति, समानुभूति, मैं किसी दूसरे के शूज में अपने आप को रख करके देख पाता हूं। ये जो एम्पैथी है, समानुभूति, क्या ये पार्टिसिपेशन है या नहीं है? क्योंकि एम्पैथी में क्या मिलेगी देखने के लिए? सेंसिटिविटी। जिस व्यक्ति में एम्पैथी और सेंसिटिविटी जैसी चीजें देखने के लिए मिलेगी, वो इमोशनल इंटेलिजेंट है, डेनियल गोल्डमैन बात किसकी करते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। यही फैक्टर्स हैं जिनको मिला के कह रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, यानी आप एजुकेशन में पार्टिसिपेशन तो कर रहे हैं, पर वो पार्टिसिपेशन हो सकता है भावात्मक, व्यवहारिक रूप से दिखे ना, लेकिन भावात्मक रूप से आपका पार्टिसिपेशन है। या फिर ऐसा हो सकता है, कई बार क्या होता है, हम जब यंग एज में होते हैं, बड़े होने के बाद तो कम होता है, लेकिन यंग एज में होते हैं तो मम्मी पापा कहते हैं खाली क्यों बैठे हो, कुछ काम कर लो। पर हम सोचते हैं नहीं, मैं सोच रहा हूं कुछ, तो मैं सोच रहा हूं। क्या सोचना अपने आप में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है क्या? चिंतन।
मैं यहां पे चिंतन को थिंकिंग नहीं लिखना चाहता। क्यों नहीं लिखना चाहता? क्योंकि हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन है ना। तो मैं आपको सबसे पहले वो दो प्रकार के चिंतन बताऊं जो यहां पे जरूरी होंगे पढ़ने, जिनके लिए टीचर की जरूरत होती है स्टूडेंट को तैयार करने। तो पेडागॉजी में दो चीजें जरूरी होती है। देखो, थिंकिंग, हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम ओरिजिनली बात करें तो हम बात तो ये वाला ठीक है, हम बात तो थिंकिंग की कर रहे हैं, क्योंकि थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हर किसी ने, पर थिंकिंग प्रोसेस में स्किल्ड होना यानी रिफ्लेक्ट कर पाने की क्षमता। थिंकिंग में स्किल्ड हो जाना यानी रिफ्लेक्ट करने की क्षमता। और रिफ्लेक्ट किए हुए पे रिफ्लेक्ट करना यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ बढ़ना, जहां पे कि इन तीन डोमेन्स की बात भी की गई है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव के रूप में, बाय बेंजामिन ब्लूम 1956, राइट। अब यहां मैं दो चीजों पे बात करना चाहता हूं, वो है, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। एक तो है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? साइंस में रिफ्रैक्शन पढ़ा है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? एक रेस टकरा के कहीं और जाके उसका रिफ्लेक्ट करती है। ये रिफ्लेक्ट है या रिफ्रैक्ट है? एक बंदा है, उसने एक थियरी दी। किसने थियरी दी? बेंजामिन ब्लूम ने दी, राइट। अब बेंजामिन ब्लूम ने इसे कॉग्निटिव क्षेत्र बताया, हम इसे थिंकिंग एरिया से जोड़ करके देख रहे हैं, यानी हमने रिफ्लेक्ट किया। हमने क्या किया? हमने दिए गए विचार पे अपनी थॉट प्रोसेस से रिफ्लेक्ट किया, तो जब वो वापस आया तो उसका रूप चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। थिंकिंग ओवर थिंकिंग, थिंकिंग ओवर, इसको और ज्यादा अगर मैं हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, अगर मैं इसे ज्यादा एजुकेशनली करेक्ट बोलना चाहूं तो थिंकिंग ओवर थॉट, व्हाट इज ऑलरेडी थॉट उस पे सोचना, रिफ्लेक्शन। कई बार लोग गलती करते हैं ये समझने में ये बात मेरे थॉट या आपके थॉट की नहीं हो रही, यह बात मेरे थॉट या आपके थॉट की नहीं हो रही, थॉट की हो रही है। यानी रिफ्लेक्शन दोनों ही होगा। मैं अगर अपने किए हुए किसी चीज पे विचार करूंगा वो भी रिफ्लेक्शन होगा, और जो मैं किसी और के थॉट, जो थियरी, थॉट या कॉन्सेप्ट दिया गया उस पर अगर सोचूंगा तो वो भी रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन दोनों जगह हो सकता है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन पास्ट और प्रेजेंट दोनों में हो सकता है। इट मीन्स मैंने यही टॉपिक जब पिछली बार पढ़ाया होगा, तो मैं उस पर रिफ्लेक्ट करूंगा, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट ऑन। रिफ्लेक्ट ऑन। तो मेरा जो अगली बार वाली अप्रोच होगी, फ्यूचर वाली अप्रोच, वो बेहतर हो जाएगी। पास्ट और फ्यूचर, तो यहां प्रेजेंट में रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन फ्यूचर चेंज हो रहा है। ठीक है ना? हम ऐसे ही तो करते हैं अपने आप को, जब बेहतर करते हैं किसी अप्रोच में तो हम यही करते हैं। दूसरा होता है रिफ्लेक्ट इन। बिल्कुल इसी समय मैं तो सिर्फ एक शब्द लिख करके लाया था यहां पे,
इन अ गुड डे, इन सम अदर डे, हो सकता है मैं इस चैप्टर की शुरुआत किसी और तरीके से करता, हो सकता है कि मैं इसे पढ़ाना शुरू किसी तरीके से करता, डिलीवर किसी और तरीके से करता, लास्ट तक किसी और तरीके से लेकर के जाता, तो उसमें बहुत सारी वेरिएबिलिटी हो सकती थी। इट मीन्स मैं जो अभी जो रिफ्लेक्ट कर रहा हूं अपनी टीचिंग में, वो आज की सिचुएशन, जरूरतों, एनवायरनमेंट को देख करके, शायद सभी टाइम पे आ जाते तो मैं अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करता, मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर होती तो मैं और बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करता, जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी मौजूद होते तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद पढ़ा सकता, या हो सकता है प्रभावित होकर के वो इतनी बेहतर नहीं भी होती, हो कुछ भी सकता है। लेकिन जब मैं जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस में जब सोचूंगा तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्ट इन, और जो घटित हो चुका उस पर जब सोचूंगा तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्ट ऑन। कौन लोग इसकी बात करते हैं, इस रिफ्लेक्शन की बात कौन कर रहे हैं? ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी ऑगस्ट कॉम्टे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कॉम्टे, राइट। कांत भी बात करते हैं, वो तो बहुत बात करते हैं, क्योंकि जब वो रीजन की बात करते हैं, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, तो इमैनुअल कांत भी बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन की भूमिका कहां पे होती है। तो रिफ्लेक्शन की भूमिका कहां होती है? एक चिंतन में मॉडिफिकेशन के लिए आपको रिफ्लेक्शन करना होता है। एक चिंतन में मॉडिफिकेशन के लिए आपको रिफ्लेक्ट करना होता है। इसका मतलब क्या है? चिंतन पे आप चिंतन करेंगे ताकि उसको बेहतर कर सकें, या जरूरत के अनुसार चेंज कर सकें। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है? अच्छा ये बताइए, सिंपल, विज्ञान में रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करें। थोड़ा आसान भाषा में समझाओगे? रिफ्रैक्शन ही कहते हैं, मेरी वाली हिंदी में तो रिफ्रैक्शन ही कहते हैं, शायद परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन तो सर वही है जब लाइट हवा से और पानी में जाती है तो वो थोड़ी सी अपने पथ से विचलित हो जाती है। यही जानना चाह रहा था, यही जानना चाह रहा था। बहुत बढ़िया आंसर दिए हो, तो इतना समझा दो। यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। हाउ रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग? मैं एक एग्जांपल देता हूं। प्लेटो है, प्लेटो का थॉट पढ़ा आपने डायलेक्टिसिज्म का, कि डायलॉग करने से हम ज्यादा चीजों को सीखते हैं। आपने उस पर सोचा डायलेक्टिसिज्म को और कैसे क्लासरूम में हम लागू कर सकते हैं। एक नया मेथड आ गया, डिस्कशन मेथड। फिर आपने कहा कि यार डिस्कशन मेथड में सुकरात के क्वेश्चन आंसर मेथड को मैं मिस कर रहा हूं। तो आपने क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन को मिला करके एक नया मेथड बना दिया, राइट। तो आपने पहले क्या किया? रिफ्लेक्ट किया। क्या किया? रिफ्लेक्ट किया। रिफ्लेक्शन यानी थिंकिंग ओवर थिंकिंग, राइट। सो ये जो बंदा है ये खुद भी बेहतर हो सकता है अपने आप को बेहतर करने के लिए, या पहले का कोई विचार है या किसी ने उसी वक्त विचार दिया तो वो उस पर सोचेगा। ये हुआ रिफ्लेक्शन, राइट। थिंकिंग क्या होता है? थिंकिंग एक जेनरिक टर्म है। जब भी आप अपने खोपड़ी में अपने लिम्बिक सिस्टम या हाइपोथैलेमस को या फिर
एमिगडाला को थोड़ा हिलाते डुलाते हैं तो क्या होता है, उसे थिंकिंग बोलते हैं, राइट। लेकिन ये जो थिंकिंग है ये दो रूपों में जनरली होती है। जनरली कितने रूपों में होती है? दो रूपों में होती है। अभी तक आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, अभी बताऊंगा आपको रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शनल थिंकिंग नहीं पढ़ा अभी तक आपने, मतलब उस वे में शायद ना पढ़ा हो इन मैक्सिमम केसेस। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? Refraction is when a thought from a person comes to you, you internalize it. आप क्या कर रहे हैं? एसिमिलेट कर रहे हैं। लेकिन ये आपका मैकेनिज्म है और ये इस दूसरे वाले व्यक्ति का मैकेनिज्म है। जब इसके मैकेनिज्म में से उसके ज्ञान का प्रकाश से ही समझते हैं ना रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन को, जब इसके ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर प्रवेश करेगा तो उसका रूप वो नहीं रहेगा जो इसका था, ये परिवर्तित हो जाएगा। ये जो आपके पास आने से जो इस ज्ञान का रूप परिवर्तित हो गया वो क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन। वो क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन। तो जब पियाजे कहता है कि एजुकेट करो बच्चों को, लेकिन कुछ ऐसे एजुकेट करो कि उसको आप जो चल रहा है, जो हो रहा है, वो तो नई चीज समझाओ, लेकिन उसे अपने मैकेनिज्म में ले जा करके अपने विभिन्न अलहदा सोच को, अपनी अलग थियरी को कंस्ट्रक्ट करने दो। और वाइगॉत्स्की क्या कहता है? बच्चा जब समाज में जा रहा है तो समाज को जैसे देख रहा है वो अपना अलग ज्ञान क्रिएट करेगा। तो जेनेटिक कंस्ट्रक्टिविज्म पियाजे के केस में और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगॉत्स्की के केस में, राइट। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, इट इज मोर लाइक रिफ्रैक्शन एंड लेस लाइक रिफ्लेक्शन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप रिफ्रैक्शन होता है। थिंकिंग का पहला स्टेप रिफ्रैक्शन होता है। कैसे? मैंने किसी के थॉट को पहले इमिटेट किया, जब मैं उसे रिप्रोड्यूस कर रहा हूं तो पहले वो मेरे अंदर जाके रिफ्रैक्ट हुआ। रिफ्लेक्शन तो बाद की बात है। समझ में आई बात? तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच का अंतर समझ में आया? दोनों ही मिलाकर के थिंकिंग होते हैं। थिंकिंग के रूप हम देख चुके, कौन से थे? चाहे वो परसेप्चुअल थिंकिंग हो, कंसेप्चुअल थिंकिंग हो, रिफ्लेक्टिव हो या क्रिएटिव हो। जब ये चारों विकसित होंगी तो कहां पहुंचेंगे हम लोग? एक क्रिटिकल थिंकिंग में पहुंचेंगे। यहां पे क्रिटिकल का मतलब आलोचनात्मक तो है, लेकिन क्रिटिकल का मतलब एक महत्वपूर्ण भी होता है, महत्वपूर्ण चिंतन। ठीक है ना? यही अंतर है। रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल की बात करता हूं, बहुत मजेदार चीज है। एक महानुभाव हैं जिनका नाम है माइकल डब्ल्यू एप्पल। हैं, थे नहीं, हैं, ठीक है ना? द ग्रेट एजुकेशनिस्ट माइकल डब्ल्यू एप्पल ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन वो सेंट्रली जिस कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं वो है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। माइकल डब्ल्यू एप्पल दुनिया भर में जिस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के लिए जाने जाते हैं वो है एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, राइट? यानी कि शिक्षा और लोकतंत्र। इससे पहले कौन जाने जाते थे? डेमोक्रेसी की बात और कौन करता है? जॉन डुई करते हैं। आप लोगों ने जॉन डुई वाली मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा डेमोक्रेसी की बात सबसे शुरुआत में एक बेहतर नागरिक बनाने की बात कौन करता है? जॉन डुई करता है।
तो अगर जॉन डुई जिस विषय में बात कर रहे हैं उसी विषय में अगर माइकल डब्ल्यू एप्पल बात कर रहे हैं तो ये कौन हुए? प्रैग्मेटिस्ट। कौन हुए? प्रैग्मेटिस्ट। अंदाजा लगाया जा सकता है। एजुकेशन में हम इन अंदाजों को महत्व देते हैं और इसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं, राइट? बोलो हाँ, गुड। क्योंकि कोई भी किताब ऐसी नहीं है जहां पे कि साइकोलॉजी के केस के जितने भी 2+2 हो वो बराबर करके 4 या 5 लिखे हुए हैं। तो जब क्वेश्चन बनता है तो हमें उस क्वेश्चन पे रिफ्लेक्ट करना होता है, हमें उस क्वेश्चन पे रिफ्लेक्ट करना होता है इन कंपैरिजन टू अदर थियरीज एंड कॉन्सेप्ट्स वी हैव रेड। तो माइकल डब्ल्यू एप्पल बात कर रहे हैं एजुकेशन और डेमोक्रेसी की, जिन चीजों की बात करते थे जॉन डुई भी। ये बात करते समय बस इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को बहुत बिखेरा नहीं, फैलाया नहीं। एक मिनट, कुछ लोगों का कमेंट देख लेता हूं। So there is a question, if frequent doing task, reduction in pressure और disease और something, तो वो कॉग्निटिव के किस लेवल में आएगा? देखिए एक्चुअल में जब आप बहुत बार कोई काम करते हैं, मैं दो मिनट में जो मैं पढ़ा रहा था ना, बस उस सेक्शन को कंप्लीट करके और फिर लेता हूं इस क्वेश्चन को, है ना। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। माइकल डब्ल्यू एप्पल ने अपने आप को कंसंट्रेट किया किस एरिया में? इन द एरिया ऑफ करिकुलम। करिकुलम यानी पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस, पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम, राइट। अब इन्होंने कहा कि भाई हो सकता है कि हम डेमोक्रेसी को और बेहतर नागरिक होने को डायरेक्टली पेपर के अंदर, किताब के अंदर कोई चैप्टर नहीं है और टीचर बिल्कुल नहीं पढ़ाता, कोई चैप्टर ही नहीं है, तो चैप्टर के रूप में तो नहीं पढ़ाया जाता आपको कि आप कैसे एक बेहतर नागरिक बने या डेमोक्रेसी कैसे होना है आपको, ये चैप्टर नहीं है एज सच। बट करिकुलम 2 प्रकार का होता है और जो दूसरे प्रकार का करिकुलम है वो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, वो है हिडन करिकुलम। कौन सा करिकुलम है? हिडन करिकुलम, यानी छिपी हुई पाठ्यचर्या। तो जब टीचर इक्वालिटी पढ़ा रहा हो, फ्रीडम पढ़ा रहा हो, वो अगर 2 लोगों के बीच में पार्टिसिपेशन की बात कर रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। आपने पढ़ा तो इक्वालिटी, फ्रीडम और पार्टिसिपेशन, सहभागिता, लेकिन आपके अंदर जो डेवलप हो गया वो डेमोक्रेटिक आइडियाज हो गए, राइट। अब ये जो हिडन करिकुलम है कैसा कॉन्सेप्ट है? बहुत ही अधिक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये तो पॉजिटिव चीज बताई ना माइकल डब्ल्यू एप्पल ने कि जो आप पढ़ाना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा पढ़ा देते हैं। द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो गेस्टाल्ट की आइडिया से भी बड़ी चीज बता दी उसमें, तो हाँ या ना? ठीक है। पर क्या हुआ, कुछ एजुकेशनिस्ट ने इसे पढ़ा और उसके बाद में इसको कैसे समझा? इसको ऐसे समझा कि एक विलेज में एक टीचर पढ़ा रहा है, तो ये जो टीचर है ये ब्राह्मण कम्युनिटी से आता है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, ये जो टीचर है ये एक प्रेजुडाइज्ड टीचर है, जो बहुत ज्यादा प्रेजुडाइज करता है। तो जब ये ब्राह्मण कम्युनिटी से आता है
तो ये अदर कास्ट के लिए जो व्यू पॉइंट रखता है वो नेगेटिव रखता है। ऐसी स्थिति में ये अपनी क्लास में ज्यादा मौके किसको के देता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि दैट इज द ओनली रीजन एवरीवन इज इन फेवर ऑफ रेगुलर स्कूलिंग। खैर, अब वो जो टीचर है वो ब्राह्मण और अपर कास्ट को ज्यादा मौके देता है, लोअर कास्ट को और लोअर स्ट्राटा पे जितने भी लोग हैं उनको कम मौके देता है। तो डेवलपमेंट ज्यादा किसका होगा? अपर कास्ट का होगा, और लोअर कास्ट का विकास रुक जाएगा, लोअर कास्ट का विकास रुक जाएगा। तो टीचर्स और एजुकेशनिस्ट ने बोला कि ये भी एक हिडन करिकुलम है उसका, जो वो लागू कर रहा है। तो देखने में तो कोई भेदभाव नहीं नजर आता, पर ऑब्वियस सी बात है अगर क्वेश्चन ज्यादा अगर अपर कास्ट से पूछ रहा है तो वो उसी को मोटिवेट कर रहा है, तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर होगा। और जो लोअर कास्ट हैं वो कक्षा के अंदर अलग थलग महसूस करेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली तो डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं रहा, बट फिर भी उसके करिकुलम जिस तरीके से वो लेकर के चल रहा है क्लास में, उससे अपने आप डिस्क्रिमिनेशन हो जा रहा है। सिमिलरली प्रेजुडाइज के केस में आप इसको देख सकते हैं मेल और फीमेल के केस में। जो मैंने कल एक एग्जांपल दिया था आपको मैथ्स टीचिंग का, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का, तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पर भी एक हिडन करिकुलम लागू हो रहा है ना। सो इन दैट वे ये जो ब्राह्मण और ये जो प्रेजुडाइज के केस हैं ये भी हिडन करिकुलम है। पर माइकल डब्ल्यू एप्पल ने तो इस तरीके से बात नहीं की थी हिडन करिकुलम को लेकर के, है ना। लेकिन आपने जो समझा इसे वो किस तरीके से समझा? रिफ्रैक्शन। यानी माइकल डब्ल्यू एप्पल का जो पॉजिटिव थॉट था वो आपके अंदर आते आते क्रिटिकली नेगेटिव हो गया। समझ में आई बात? तो रिफ्रैक्शन किया आपने, और उस रिफ्रैक्शन ने उस पूरे कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। सोचो रिसर्च प्रोसेस में रिफ्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है जाता है ना। तुम लोग इसे उतारो 1 मिनट के लिए, मैं फिर साफ करूंगा और फिर चालू करूंगा। इतनी देर में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। There is a question: if frequent doing task, reduction in pressure or disease or something, तो वो cognition के किस लेवल में है? पहली बात तो हम यहाँ पे लेवल की बात नहीं कर रहे, हम एक टाइप की बात कर रहे हैं। वो टाइप कौन सा होता है? एक वर्क, कोई भी काम जो हमें दिया जाता है उसके अंदर कम से कम 2 प्रकार का सेटिस्फायर होता है, रिइंफोर्समेंट के रूप में या मोटिवेशन के रूप में, राइट। बट एक बहुत ही उच्च कोटि का सेटिस्फायर होता है। ये किन लोगों के साथ में होता है? जो वो लोग देखेंगे जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो, एनजीओ के लिए काम कर रहे हो, उनके लिए वर्क इटसेल्फ इज सेटिस्फायर। ऑल्ट्रुइज्म वाले केसेस में जहां पे आप समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वहां पे काम अपने आप में ही रिइंफोर्समेंट है। तो जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आपको मजा आ जाता है। हाँ, सो दैट इज समवेयर जब आपका समस्या या फिर आप कहें जो आपका वर्क प्रेशर या स्ट्रेस है वो काम करके खत्म हो जाता है। मतलब आज सवेरे मैं जिस रूप में उठा उस रूप में मेरी सिचुएशन कुछ भी करने की नहीं थी। मेरे को कोई कुछ भी करने के लिए कहता तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बट व्हेन आई केम हियर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मैंने आपको पढ़ाना चालू किया, मैं 2 मिनट पहले भी सोच रहा था क्लास लेने से कि कैंसिल कर दूं क्या, बिल्कुल बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। बट व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उस वक्त ये भूल ही चुका था कि आधे घंटे या 1 घंटे पहले मेरी सिचुएशन
क्या थी? तो व्हेन आई केम हियर 1 घंटे पहले, तब मेरी कंडीशन खराब थी। अभी मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज दैट वर्क इटसेल्फ इज अ सेटिस्फायर। तो आपके प्रेशर, आपका स्ट्रेस जो होता है वो सब उस काम से ही खत्म हो जाता है। तो यहां पे हम जिस लेवल की बात कर रहे हैं वो कौन सा लेवल है? दैट इज ऑल्ट्रुइस्टिक थिंकिंग। कौन सी थिंकिंग है? ऑल्ट्रुइस्टिक थिंकिंग है, यानी समाज के लिए, करने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, आपका उसमें सेटिस्फैक्शन अगर हायर है तो सेटिस्फैक्शन हायर होने के कारण आपको अच्छा महसूस होगा। और ये क्या है? ये एक हैप्पीनेस का साइन है, नॉट प्लेजर। नॉट प्लेजर, है ना? वीडियो गेम खेलने से जो आ रहा है प्लेजर, बच्चों के साथ, मतलब कहीं पे अगर कुछ बच्चों के साथ चौक चौबारे पे खड़े हो जा रहे हैं, वो क्या है? प्लेजर है। बट जो आपने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए काम किया, वहां से क्या आ रहा है? हैप्पीनेस आ रही है। तो उस हैप्पीनेस की वजह से आपकी जो बाल्टी है, अब उसमें स्ट्रेस भी है, वर्क प्रेशर भी है, लेकिन हैप्पीनेस का लेवल इतना बढ़ गया कि अब वो जो स्ट्रेस और प्रेशर है वो नेग्लिजिबल होने लगा। सो दैट इज ऑल्ट्रुइस्टिक थिंकिंग। ठीक है?